हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। मैं रिंकू सिंह स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का। तो आज की क्लास में जीएस पेपर 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और जीएस पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ कमिटमेंट किया था, जीएस पेपर 1 लगभग मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। जो सेक्शंस जिनमें हाथ मैंने डाला था वो था आपका इंडियन सोसाइटी, मॉडर्न हिस्ट्री में ही आपका नेशनल मूवमेंट आता है। आप यूनिट 1, 2, 3, 4 के चक्कर में मत पड़ो। आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका आर्ट एंड कल्चर और उसके बाद आपका हिस्ट्री शुरू होता है। तो हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ आपका कांग्रेस की स्थापना के पहले, कुछ कांग्रेस की स्थापना के बाद, जो कांग्रेस की स्थापना के बाद वाला नेशनल मूवमेंट हो जाता है आपका। फिर इसी में आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जाता है और वर्ल्ड हिस्ट्री आता है आपका, और इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, ये आपके कुछ मतलब पेपर हैं आपके। जीएस पेपर 1 के कुछ टॉपिक हैं, सॉरी। तो ये पूरा, जैसे यही मैंने कहा था कि मैं कवर करूंगी। एक इसमें आता है ज्योग्राफी भी। ज्योग्राफी को मैंने हाथ नहीं लगाया है। तो हमारे चैनल पे बहुत सारे काबिल टीचर हैं जो इसको पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैं स्पेशली आपको मधुकर सर के लिए बोलूँगी कि उन्होंने जो ज्योग्राफी पढ़ाई है वो उसको करते हुए आप लोग कर सकते हैं। बाकी ऑप्शंस आपके पास बहुत है, आपको जैसे भी सही लगता है। लेकिन बाकी सारे सेक्शंस में मैंने बहुत अच्छी तरह से कवर किया हुआ है आप लोगों का। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट को पढ़ना थोड़ा डिफरेंट होता है। एक तो आप किसी भी घटना को यूं ही सरसरी तौर पर आप देख लेते हो, पढ़ लेते हो, और किसी घटना को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे लिखना है, ये समझना, ये आपका मेंस की सीरीज में ही पता चलता है। तो इसीलिए मैंने ये 2020 वालों के लिए शुरू किया और इससे 2021 वालों को भी बेनिफिट होगा। तो इसमें जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर पर जो टॉपिक के अलावा जो आपको एज अ होल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो मैंने करा दिया है आपका। बाकी जो टॉपिक वाइज, जैसे गांधार कला या मंदिर स्थापत्य कला, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, वो चोल कला, पल्लव कला, ये सब मैंने आप लोगों को जो सीरीज शुरू की थी नितिन सिंघानिया की, आप उसको देखते हुए कर सकते हैं। बाकी मुझे टाइम मिलता है, 8 जनवरी को तो अब पेपर ही है, मुझे कुछ टाइम मिलता है तो मैं कुछ सेशंस जरूर इसके भी ले लूंगी। लेकिन उसका अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस सीरीज से भी आपको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, जो नितिन सिंघानिया की सीरीज है। और इसके अलावा, नितिन सिंघानिया के अलावा, मैंने वो भी ली है ना आपका फाइन आर्ट्स का के लिए भी मैंने लिया है। फाइन आर्ट्स की जो आपकी क्लास 11th की जो बुक है वो भी ली है मैंने, तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये 2020 के लिए है, पर ये 2021 वालों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। उनको भी इससे उतना ही फायदा होने वाला है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्योंकि आप, जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने इस सीरीज में पीवाईक्यूज को इंक्लूड किया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, और कुछ संभावित प्रश्न भी मैं आप लोगों से डिस्कस करती रहती हूँ। तो चलिए आज वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। और अन अकेडमी पर देर मत कीजिए आने में, जैसा कि मैं रोज आपको बताती हूँ, और मुझे मालूम है कि एक दिन आपके कानों तक मेरी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी, और बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुँच भी रही है, और वो ज्वाइन कर रहे हैं अन अकेडमी। आप भी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आकर आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जानी है। यहाँ पर आकर फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगी आपकी न नोट्स की, न गाइडेंस की, और न कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कुछ भी नहीं। तो रोज आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेज, पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स, पूरा अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है इसमें। तो इसमें बस आपको एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है अपने प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, और वहाँ पर कोर्स सेलेक्ट करके, और जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हो बहुत सारे सजेशंस आपको आने लग जाते हैं। बहुत सारी कोर्सेज है हमारे यहाँ पर। कोई स्टूडेंट है जिसने 2020 की लास्ट में तैयारी शुरू की, या 2021 के लिए 2-4 महीने निकल गए हैं, उसको जल्दी में अपना कवर करना है, तो वो कर सकता है।
हमारे पोर्टल पे, क्योंकि बहुत सारे कंप्लीट कोर्सेज बहुत सारी हैं, बिल्कुल कंप्लीट सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट कोर्सेज हैं वहाँ पर। और लाइव जिसको लेना है, जिसके पास टाइम है, जिसको लाइव लेना है, वो लाइव भी ले सकता है। तो ये इस तरह के दोनों फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। तो 12 मंथ्स का आपको 44,550 रुपये में मेरे इस कोड के साथ, और 24 मंथ्स का 64,800, जो कि केवल 2700 पड़ेगा महीने का आपका। क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, और एक दिन मैंने और कहा था, क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए या फिर अपने रिश्तेदारों से आप बोरो कर सकते हैं, लेकिन किसी और के झांसे में मत आइए कि कोई और अदर देन एन अकेडमी अगर कोई ये कहता है कि आप मेरे अकाउंट में पैसे डालो और मैं आपको आपका सब्सक्रिप्शन करा देता हूँ, तो अन अकेडमी ने ये फैसिलिटी नहीं दिया हुआ है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अन अकेडमी इसको इलीगल कहता है और इस पर रोक लगाई गई है कि आप महीने महीने किसी के अकाउंट में पैसे डालोगे और फिर आप 2 साल का ये कोर्स है, ये 3 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो आप इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप क्रेडिट कार्ड बनवाइए, और क्रेडिट कार्ड बनवाकर और फिर आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। क्रेडिट कार्ड अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और ये बन जाता है। उसमें केवल अपना इनकम दिखाना होता है कि हम इतना, एक मेरा फिक्स इनकम है जो होता है हर महीने। बैंक वालों को बस भरोसा होना चाहिए, बैंक वालों को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं, तो वो क्रेडिट कार्ड बना देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम ये होता है कि जैसे मान लो ये 2700 रुपये महीने का देना है, 64,800 वाला कोर्स लेते हो, तो क्रेडिट कार्ड से आप लेते हो तो आपका तो उसी दिन सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और वो सारा पैसा अन अकेडमी को बैंक दे देगा। बाद में बैंक को आपको हर महीने देना है। पर अन अकेडमी और बैंक के साथ ये दो पार्टी में एक एग्रीमेंट होता है, तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगना आपका। ये इंटरेस्ट फ्री है, बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री EMI है। 3 साल का जो 12th वाले हैं उनका 2550 रुपया है। तो बहुत कम फीस पर आप की तैयारी हो जाती है। वैसे आपको पूरा अमाउंट अगर बड़ा लगता है तो वो भी बड़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में इतना तो आपका जैसे लग ही जाता है। और ऐसा भी नहीं कि लूट मची हुई है, इंस्टीट्यूशंस के अपने खर्चे होते हैं। जो एजुकेटर्स होते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनकी अपनी फैमिली होती है, अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको पे करना होता है। तो ऐसी यही सारी वजहें होती हैं, व्यवस्था चलाना होता है, एक सिस्टम चलाना होता है। तो इसमें 12 मंथ्स का आपका 62,550 रुपये में 12 मंथ्स का है आपका। 96,300 में आपका 24 मंथ्स यानी 2 ईयर का है। इसमें भी EMI देते हो तो ये 5,213 रुपये जाएगा और ये 4,013 रुपये जाएगा। और 1,26,000 यानी लगभग 1,27,000, 1,26,900 है। इसमें 3,525 रुपया यानी 3,525 रुपये आपको पे करना है महीने का, अगर आप इंस्टॉलमेंट पर लेते हो। और ईश्वर की कृपा से अगर आप सक्षम हैं और वन टाइम अगर पे कर सकते हैं तो बिल्कुल वन टाइम पे करिए, कोई समस्या नहीं है। तो कोड है मेरा रिंकू लाइव, मेरे कोड के साथ आते हैं तो आपको ये 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ में आपको अपनी तैयारी के दौरान मिलेगा मेरा साथ। तो ये सारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं, पबेट, PSI, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, मैथ्स, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, मैथिली साहित्य, कन्नड़ साहित्य, हिंदी साहित्य, इंग्लिश साहित्य, ये सब पेपर हैं आपके ऑप्शनल के। जनरली लोग इसी में से एक ऑप्शनल रखते हैं और मुझे विश्वास है कि आपका भी इसी में से होगा, और बाकी भी जो होगा वो भी आपको मिल जाएगा, वो भी आपको अन अकेडमी पर मिल जाएगा। तो ये सब आपको इनमें से कोई भी हो, सिर्फ अब आप ऑप्शनल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सिर्फ ऑप्शनल के लिए। तो इसमें 1 ईयर का है आपका 24,750 रुपया। 6 महीने का देख रहे हो 20,250 है। 6 मंथ में कंप्लीट हो जाता है।
लेकिन अगर 1 साल का लेते हो तो बहुत सारे आंसर राइटिंग जो सेशंस होते हैं, जो प्रैक्टिस हो कराए जाते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपकी जीएस की तैयारी के साथ साथ ये होता रहेगा। तो सिर्फ 24,750 रुपये में आप सिर्फ ऑप्शनल का भी ले सकते हो। तो मेरा कोड बिल्कुल याद रखिए, रोज मैं बताती हूँ, कोड नहीं भूलना है। और इस कोड के इस्तेमाल करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। और जैसा कि मैं बताती हूँ आपको कि इसमें आपको पूरी तरह से मेरा सहयोग मिलेगा आपको। तो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा t.me रिंकू सिंह हिस्ट्री, बिना स्पेस का आपको डालना है, विदाउट एनी स्पेस, ठीक है। यहीं पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सीधा कॉल मत मारिए। अभी अभी मैंने सेशन शुरू किया था, तो एक स्टूडेंट है जिनका कॉल आ रहा था अभी, ठीक है, इनका कॉल आ रहा था, इनका नाम है शशांक शर्मा। तो सीधा कॉल मत मारिए, हम लोग इसी तरह क्लास में होते हैं। तो यहाँ पर तो आप देखते रहते हैं कि मतलब यूट्यूब पे हैं तो क्लास में हैं। इसके अलावा हमारे अकेडमी पर क्लास लेते रहते हैं, तो मैसेज कीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो फ्रांस की क्रांति। इस पर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रांस की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो या फिर आईएएस का एग्जाम हो, आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट जहां जहां पर है, फ्रांस की क्रांति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अभी आज के सेशन में फ्रांसीसी क्रांति की कैसे शुरुआत होती है, क्या कारण होते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के पीछे क्या कारण थे, वो कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे इस क्रांति के पीछे। और यहाँ पर जैकोबिन क्लब आपने सुना है, टीपू सुल्तान बहुत प्रभावित थे और उन्होंने यहाँ पर भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो फ्रांस में इन जैकोबिनों का शासन हुआ था क्रांति होने के बाद कुछ दिन। फिर जैकोबिनों के बाद ये शासन फिर डायरेक्टरी के हाथ में चला गया था, तो एक डायरेक्टरी की स्थापना हुई थी। मतलब गणतंत्र की स्थापना तक वहां पर कई तरह के चरण आए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। और फिर होता है नेपोलियन का उदय। नेपोलियन एक सैनिक तानाशाह की तरह शासन करता है, लेकिन अपने को उसने गणतंत्र का ही तानाशाह कहा। सबसे महत्वपूर्ण है फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, और इसमें सभी संभावित प्रश्न होंगे और पीवाईक्यूज भी होंगे। तो देखो, ये पूछा जा चुका है, ये आपका 2019 में। इसमें पूछा हुआ है कि अमरीकी 2019 नहीं है, ये 2018 है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि अमरीकी एवं फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं किस प्रकार निर्मित की थी। तो जाहिर है कि सीधा सीधा प्रभाव पूछा गया है, सीधा। तो अब मान लो इस तरह का सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा। बस क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछेगा आपको यूपीएससी की फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति का प्रभाव बताइए, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, ऐसे नहीं पूछता यूपीएससी। उसको दूसरे तरीके से, थोड़ा आर्टिस्टिक तरीके से पूछता है। तो हम लोग क्या करते थे कि क्वेश्चन का मूल भाव समझ लेते थे कि अच्छा ये कह रहा है, तो सिंपल ये है, ये विश्व पर प्रभाव ही पूछ रहा है, लेकिन किस तरह से आधुनिक विश्व की आधारशिलाएं निर्मित की थी, तो ये पूछा है। तो जाहिर है कि ये फ्रांसीसी क्रांति ही थी जिसने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का ये नारा दिया था, और जिसने इन मूल्यों की बात की थी। और फिर धीरे धीरे यूरोप के कई राष्ट्रों में ये क्रांति हुई थी, ठीक है। तो ये जो है आपको हमेशा क्वेश्चन समझना होता है। तो अभी जैसे आप इस तरह का भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, जैसे फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला, कौन सा तबका सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हुआ, और क्रांति का जो परिणाम रहा, जो नतीजे हुए, उससे समाज के किन समूह को निराशा हुई होगी। एक और क्वेश्चन है कि 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। तो ये बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपने देखा कि इस क्वेश्चन में बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक विश्व के आधारशिलाएं इसने किस तरह से निर्मित की। और यहां पूछा है कि इसने 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए कौन सी विरासत छोड़ गई। तो बिल्कुल मतलब फ्रांसीसी क्रांति का इसमें भी प्रभाव ही पूछा जा रहा है, इसमें भी प्रभाव ही पूछा जा रहा है, मूल्य पूछा जा रहा है कि कौन कौन से उन मूल्यों को स्थापित किया इस क्रांति ने।
तो हम लोग इन सब की बात करने वाले हैं। अब फ्रांस की क्रांति पर जिस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आंसर करने में सक्षम होंगे। तो गूच जो कि एक थिंकर हैं, वो कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, किंतु वास्तव में फ्रांस की क्रांति केवल फ्रांस और यूरोप के लिए ही नहीं, ये संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी। ये आपके लिए इंट्रो के काम आएगा। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श विचार प्रस्तुत किए और ये अब विश्व के कोने कोने तक पहुंच चुका है। तो फ्रांस की क्रांति सैनिक ही नहीं, विचारों की भी लड़ाई थी। विचारों की भी लड़ाई थी। रूढ़िवादी जो सामंतवादी शक्तियां थी, जो सालों से शासन करती आई थी, उनके विरुद्ध अब समानता की लड़ाई थी और बाद में जनता ने ही शासन चलाया है। तो फ्रांसीसी क्रांति ने ये मूल्य स्थापित किए थे। तो ये इतनी बड़ी क्रांति जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसने आधुनिक, एक क्वेश्चन में आपने देखा, आधुनिकीकरण की नींव रखी, इसने 19वीं 20वीं शताब्दी की आधारशिला रखी, उनके लिए एक तरह से विरासत छोड़ गई कि आपको अपने देश में किस तरह के शासन की स्थापना करनी है। एक तरह से मार्गदर्शन का काम किया इस क्रांति ने। तो वो फ्रांसीसी क्रांति के पीछे क्या कारण थे? क्रांति के पहले फ्रांस कैसा था? तो इसमें देखो, हर क्रांति के पीछे, हर जितनी भी दुनिया में इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, सबके पीछे मुख्य 3 कारण तो जरूर होते हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये 3 मुख्य कारण जरूर होते हैं हर क्रांति के पीछे। और ये ही कारण ऐसे होते हैं जो लोगों के हृदय को प्रभावित करते हैं, लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से लोग विद्रोह पर, क्रांति पर, आंदोलन पर उतर आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक। जो फ्रांस का राजा था, वो तो आप लोगों ने सुना होगा, लुई 16वां शासन कर रहा था तब जब क्रांति हुई। लुई 16वां, और लुई 16वां जो है बिल्कुल बुद्धिमान शासक नहीं था। बिल्कुल बुद्धिमान शासक नहीं था, जिद्दी था, निरंकुश स्वभाव का था और सरकारी कार्यों से बिल्कुल उदासीन रहने वाला था, बस सिर्फ मौज मस्ती। और इसकी जो पत्नी थी मेरी एंतोइने, जिसको फांसी दे दी गई थी बाद में, तो इसकी पत्नी मेरी एंतोइने काफी खूबसूरत थी लेकिन बहुत मूर्ख थी, और ये भी पार्टीज करती रहती थी और उसमें खूब रुपए लुटाती थी। शासन कार्य में भी दखल देती थी। अपने जो उसके आदमी होते थे उनको ओहदा दिलाने के लिए, जैसे आज के डेट में कोई आपको आईएएस बनाने के लिए करे, तो उनको ओहदा दिलाने के लिए राजकाज में भी दखल देती थी। बड़ी सेना और युद्धों के व्यय ने आर्थिक दशा भी बिगाड़ दी थी, क्योंकि सेना बहुत बड़ी थी। सैनिकों का असंतोष आर्थिक, उसमें भी मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो ये राजनीतिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो जो उसमें मुख्य कारण जिम्मेदार रहे, एक निरंकुश राजशाही, जिसमें मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो ये लुई 16वां ये कहता था कि मैं ही राज्य हूं। सिर्फ बाहुबली नहीं कह गया कि मेरा, बाहुबली में क्या नाम था उनका, शिवगामी देवी। तो शिवगामी देवी कहती थी ना, मेरा वचन ही मेरा शासन है। और ये लुई 16वां कहता था कि मैं ही राज्य हूं। तो इस तरह का है था। कोई भी किसी के ऊपर अगर क्रोध आ गया तो उसको तुरंत सजा सुना दी गई, तुरंत उसको सजा सुना दी गई। अब वो सफाई देने का कोई मौका नहीं। राज दरबार जो है विलासिता का गढ़ बन चुका था और शासन प्रणाली तो अति केंद्रीकृत थी। प्रशासनिक अव्यवस्था भी थी। जितने भी राज दरबारी थे वो भी राजा की तरह ही मौज मस्ती में डूबे हुए थे, भ्रष्ट थे। मेरी एंतोइनो को आपने देखा है कि वो भी शासन कार्य में दखल देती थी और सिर्फ जो उसकी चापलूसी करते थे, चुगली करते थे, उनको वो पद दिलाती थी।
न्याय व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं रह गई थी जहां पर व्यवस्थित रूप से न्याय का कार्य चलता हो, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तो बिल्कुल ही अभाव था। तो ये सब मुख्य कारण थे, ये सब मुख्य राजनीतिक कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के पहले। और इसमें आप जो राजनीतिक रूप से तो लोग असंतुष्ट थे ही, लेकिन मुख्य कारण इसमें आपका सामाजिक आर्थिक आ जाता है। जो सामाजिक विभाजन था वो बहुत आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा अनटॉलरेबल हो चुका था, असहनीय हो चुका था। और फ्रांस में जो तृतीय स्टेट था उस पर ही सारा सारा दबाव एक ही स्टेट पर डाल दिया गया था। तो स्टेट क्या होता है? फ्रांसीसी समाज जो है 3 स्टेट में बटा हुआ था, 3 स्टेट। वहां पर वर्ग को स्टेट कहा गया। वर्ग को क्या कहा गया? स्टेट। तो आप इसको थोड़ा और शॉर्ट करके लिखेंगे, वर्ड देख कर लिखिएगा। तो फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में विभाजित था। जो ऊपर के 2 स्टेट थे, जैसे भारत में जो वर्ण व्यवस्था है तो जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं, उसी तरह से ऊपर के जो 2 वर्ण थे, पहला जो पादरी वर्ग था, पहला स्टेट था पादरी वर्ग, और इनमें लगभग इनकी 1,30,000 संख्या थी। और दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, इनकी संख्या 80,000। ठीक है, 80,000 परिवार था, जिसमें अगर जनता को गिनो पॉपुलेशन तो 4 लाख लोग थे। तो इन दोनों वर्गों पर कोई टैक्स नहीं लगा था, हर तरह के कर से मुक्त थे, और जितने प्रशासनिक और उच्च पद थे उस पर इन्हीं की नियुक्ति की गई थी, इन्हीं को रखा गया था। और फ्रांस की कुल भूमि का 40% भाग इन दोनों वर्गों के पास था, जिस पर ये कोई कर नहीं देते थे, किसी भी तरह का टैक्स नहीं देते थे। आलीशान भवनों में रहना और बिल्कुल शाही तरीके से इनका भी जीवन शैली था, और जितने भी उच्च पद थे उन पर इन्हीं का अधिकार था। और जो तीसरा वर्ग थर्ड स्टेट, तो थर्ड स्टेट फ्रांस की जितनी शेष जनता थी, पादरी और अभिजात वर्ग को छोड़कर, कुलीन वर्ग को छोड़कर, बाकी सभी इसी में आती थी। और ये जनसंख्या के लगभग 95% थे। तो इसमें धनी और गरीब दोनों थे। इसमें जैसे इसमें किसान भी थे, डॉक्टर, वकील, जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो भी थे। इसमें किसान, मजदूर, शिल्पकार, डॉक्टर, वकील, ये सारे थर्ड स्टेट में शामिल थे। तो जो किसान थे वहां पर जैसे बिल्कुल कृषि दासों की तरह ना होकर, जो मध्यकाल में कृषि दास हुआ करते थे, कि बिल्कुल जैसे केवल वो कृषि का कार्य करते थे, उनका कोई अधिकार नहीं, ना भूमि पर ना उपज पर, उस तरह के किसान नहीं थे, स्वतंत्र किसान थे। फ्रांस में स्वतंत्र किसान थे, कईयों के पास अपनी भूमि थी, और कुछ जो है भूमिहीन थे, मतलब अधिकांश भूमिहीन ही थे, और या फिर उनके खेत छोटे थे, जो खेत का साइज था वो छोटा था। टैक्स देने के बाद इनके पास उपज का लगभग 1/3 या 1/4 भाग ही शेष रह जाता था, बाकी सब इनको कर के रूप में देना पड़ता था। कर का बोझ बहुत ज्यादा इनके ऊपर था। ऊपर से 18वीं शताब्दी में काफी परिवर्तन किया गया था कृषि में यहाँ पर। अब उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए थे कि जंगल से जलाने के लिए ईंधन नहीं ले जा सकते थे, अपने पशुओं को ये घास चराने के लिए मैदानों को वहां पर जंगल का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक है, केवल जो है मतलब आप घास के जो कुछ ऐसे निर्धारित कुछ जगह थे वहीं पर चरा सकता था, बाकी जो घास के मैदान थे बड़े बड़े, वहां अपने पशुओं को नहीं चरा सकते थे। और सार्वजनिक जो सरकार का कार्य है उसको पूरा कराने के लिए बहुत अधिक बेगार कराई जाती थी। तो किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। जो मध्यम वर्ग था, जो कि थर्ड स्टेट में ही आता था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धनी और गरीब इसमें दोनों आते थे, तो जो मध्यम वर्ग था वो शहर में रहने वाले लोग, शिल्पी, मजदूर, निर्धन व्यक्ति,
और इसी में बुजुर्गा वर्ग भी, ठीक है, बुजुर्गा वर्ग भी इसी में था, जिसमें डॉक्टर, जज, वकील, अध्यापक, असैनिक अधिकारी, व्यापारी, बैंकर, कारखाना चलाने वाले, ये सब के सब थर्ड स्टेट में थे। सबके वो, इनके पास इतना पैसा था, इनके पास इतना पैसा था कि कई बार वो जो पादरी और कुलीन वर्ग के लोग इनसे ऋण लेते थे, कर्ज लेते थे, लेकिन इन मध्यम वर्ग को किसी भी तरह का राजनीतिक अधिकार नहीं मिला हुआ था, किसी भी तरह का। तो ये मध्यम वर्ग की स्थिति थी। तो दशा बहुत खराब हो चुकी थी, बहुत खराब हो चुकी थी। शहरों के, स्पेशली जो शहर के निर्धन वर्ग थे, गांव में किसान और शहर के जो निर्धन वर्ग थे, उनकी दशा बहुत खराब हो चुकी थी। और अब इनको जो है, मतलब एकदम इस तरह का हीन प्राणी समझा जाता था और कोई अधिकार नहीं था। मालिकों की ये सेवा करते थे। दास प्रथा थी फ्रांस में, मालिकों की सेवा करते थे और उनके अच्छे, मतलब जब तक उनसे, जैसे अगर सेवा छोड़नी हो, नौकरी छोड़नी हो, तो उनको अच्छा प्रमाण पत्र लेना पड़ता था जिनके यहाँ उन्होंने काम किया है। और जब तक उनको कोई वो प्रमाण पत्र नहीं मिलता था, तब तक कोई भी उनको दूसरा नौकरी पर नहीं रखता था। अब जिस मालिक के नीचे वो काम कर रहा है, वो तो छोड़ना नहीं चाहता था, भाई तुम काम करते रहो, काम करते रहो हमारे यहाँ पर, अपनी शर्तों पर। कोई किसी की नौकरी क्यों छोड़ना चाहता है? जब उससे ऊब जाता है, जब उसके नौकरी की जो शर्तें होती हैं उसके लिए वो लाभदायक नहीं होती, सहनीय नहीं होता है, असहनीय हो जाता है, तो वो नौकरी छोड़ना चाहता है। और यहां पर स्थिति क्या बना दी गई थी कि आप जिसकी नौकरी छोड़ रहे हो उसे एक अच्छा प्रमाण पत्र लेकर के आओ, तब आपको दूसरी नौकरी मिलेगी। तो अभी आज का टाइम दूसरा है। जैसे कंपनीज जो होती हैं, वो कंपनीज दे देती हैं। किसी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो कंपनीज को पता है, भाई ये लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं और ये व्यक्ति का अधिकार है कि वो कहाँ पर काम करता है, कहाँ पर नहीं। तो व्यक्ति कोर्ट में भी जा सकता है, तो कंपनीज दे देती हैं अच्छी तरह से, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह बना के दे देती है, जिसके आधार पर उसको दूसरी जगह नौकरी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर वो बिल्कुल एक दास की तरह काम करते थे और बस मालिक के उस पर ये रहते थे। तो वो मालिक इनको जितना एक्सप्लॉइट कर सकता था करता था, थोड़ी बहुत मजदूरी पर। तो ये जो सताए हुए मजदूर थे, वो बहुत सारी गुप्त संस्थाएं बना लेते थे और अक्सर हड़ताल और विद्रोह करते रहते थे। तो ये जो तीनों स्टेट आपने देखा, इसमें इसी में एक बुद्धिजीवी वर्ग निकला, एक बुद्धिजीवी वर्ग निकला जिसने ऐसे ऐसे विचार दिए कि फ्रांस की जो पीड़ित जनता थी उनके हृदय को इन्होंने मथ दिया। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है अक्सर कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों के विचारों ने किस प्रकार आग में घी डालने का काम किया, उनके विचारों को किस प्रकार जनसाधारण तक पहुंचाया जाता था। ये बिल्कुल ऐसा था कि ये नेपोलियन ने कहा था कि रूसों के लिए, कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। तो फ्रांस की क्रांति, किसी भी क्रांति के लिए जरूरी होता है जागरूकता उनके अधिकारों के प्रति, जागरूकता कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्षमताओं, उनकी शक्तियों के प्रति। और इस जागरूकता को फैलाने का काम किया बुद्धिजीवी वर्ग ने। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति में बुद्धिजीवी वर्ग का कितना रोल रहा, कितनी भूमिका रही, उन्होंने इस आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा। तो ये एक प्रश्न। तो बुद्धिजीवी वर्ग इसी में था, ये कोई विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं था। आप इसको कह सकते हैं कि ये लोग भी कहीं ना कहीं थर्ड स्टेट से ही निकले थे। पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे वो भी थर्ड स्टेट में ही थे। आप देख पा रहे हैं कि थर्ड स्टेट में मिश्रित जनता है, धनी भी है, निर्धन भी है, अनपढ़ भी है और खूब विद्वान भी है। ये सारे थर्ड स्टेट में। तो इस थर्ड स्टेट के जो पढ़े हुए लोग थे
उन्होंने उसमें कई तरह के अर्थशास्त्री थे, दार्शनिक थे, उन्होंने अपने विचारों को जनसाधारण तक पहुंचाया। कहते हैं अगर उन्होंने नहीं पहुंचते, वो जनसाधारण तक नहीं पहुंचते, तो फ्रांसीसी क्रांति जिस तरह से हुई संभव नहीं थी। ये सिर्फ असंतोष था तो विद्रोह होता। अब तो ये विद्रोह क्या हो जाता, ये विद्रोह सिर्फ हिंसात्मक कार्यों तक सीमित रह जाता और शायद इसको दबा दिया गया होता। लेकिन इन्होंने क्रांति से पहले एक खूब ठोस क्रांतिकारी विचारधारा बना दी थी लोगों का, और एक बहुत ठोस जमीन तैयार कर दी थी, सोच तैयार कर दी थी, लोगों के सोच को बदल दिया था इन्होंने, बुद्धिजीवियों ने। तो बुद्धिजीवियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें। तो ये जितने भी इन लोगों ने 18वीं शताब्दी में ये सब हुए और जितने भी इन लोगों ने विचार व्यक्त किए वो तर्क पर आधारित था। तो इसको तर्क का युग भी कहते हैं, एज ऑफ लॉजिक। इस युग को तर्क का युग भी कहा गया। तो इन बुद्धिजीवियों का क्या मत था कि यदि तर्क के आधार पर जो मिथ्या विश्वास है, जैसे पादरियों की बात नहीं मानोगे तो तुमको जो है खुदा नहीं कहते थे, गॉड तुमको जहन्नुम में भेज देगा। कई तरह की क्षमा पत्र वगैरह बेचना, ये पादरियों के अपने वो थे, बहुत ही अय्याशी के साथ ये रहते थे और कहते थे अपने को कि ये गॉड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और लोगों को ये डराते भी थे। तो इनका ये था कि अगर मिथ्या विश्वासों को नष्ट कर दिया जाए तो मानवीय प्रथाओं और संगठनों का सुधार हो सकता है। लोगों में ये विश्वास दिलाया जा सकता है कि नहीं तुम डरो मत, ये सिर्फ तुमको डराया जा रहा है, ये कुछ करेंगे नहीं। इन्होंने कहा मनुष्य सुख भी प्राप्त कर सकता है, और ईश्वर के स्थान पर वे प्रकृति को मानते थे। वे क्योंकि पादरी बार बार ईश्वर ईश्वर करते थे, तो ऐसा लोगों के मन में हो गया था कि ईश्वर केवल पादरियों के हैं। तो ये लोग ईश्वर के स्थान पर प्रकृति को मानते थे कि ये प्रकृति जो तुम्हें दिखती है और जो तुम जिसके संसाधनों से तुम सुखी बनते हो, तो ये जो प्रकृति ही सत्य है। ताकि लोगों को ईश्वर के नाम पर जो डराया जाता था, लोगों को जो ब्लैकमेल किया जाता था, धीरे धीरे लोग उससे बाहर आ सके। मुख्य मकसद ये था। इसीलिए इन लोगों ने जिस ईश्वर के नाम पर जनता को डराया जा रहा था, उन ईश्वर को ही उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो इसमें प्रमुख नाम है एक वाल्तेयर का। वाल्तेयर का एक प्रमुख नाम है। इनका 21 नवंबर 1694 को इनका जन्म हुआ था। 21 नवंबर 1694 को जन्म हुआ था। 30 मई 1778 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखकों में से रहे, और इन्होंने पादरियों पर प्रहार किया। सबसे पहले इन्होंने पादरियों पर प्रहार किया। इनका मुख्य मकसद यही था कि पादरियों को नंगा किया जाए, नेस्तनाबूद किया जाए। तो पादरियों पर प्रहार किया इन्होंने। तो इन्होंने जो है मतलब एकदम नास्तिकवादी बात की, और इनकी जो मतलब भौतिकवादी दर्शन रहा कि भाई मनुष्य हो, मानव का सुख, मनुष्य जो दिखता है, जो धरती पर है और जिसके लिए वो मेहनत करता है दिन रात, उसका सुख, उसकी खुशी महत्व रखती है। तो इनके जो है नास्तिक और भौतिकवादी दार्शनिक कहे जाते हैं, और ये फ्रांस में बहुत लोकप्रिय हुए, बहुत ज्यादा। वाल्तेयर जैसे और भी बहुत सारे आए, और इन्होंने अपने पादरियों के विरुद्ध अपना आंदोलन शुरू किया। उस समय जो फ्रांस में जो अर्थशास्त्री थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, उनको फिजियोक्रेट कहा जाता था। तो ये कहते थे लेजिस फेयर। तो मैंने औद्योगिक क्रांति में भी आप लोग को पढ़ाया है। औद्योगिक क्रांति में एडम स्मिथ कहते हैं लेजिस फेयर की नीति उन्होंने दी थी। और ये जो है औद्योगिक क्रांति वही 1750 के आसपास हुई, और ये उसके बाद फ्रांस की क्रांति होती है आपकी। ठीक है। तो ये जो फ्रांस की क्रांति है, इसमें मतलब आप ये समझ लो कि इसमें भी हस्तक्षेप के सिद्धांत की बात करते हैं। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति का प्रबंध करने, बेचने
इसकी पूरी आजादी थी। दोनों में थोड़ा सा फर्क था। जैसे इंग्लैंड और अमेरिका के क्रांतिकारियों की भांति इनका भी यही मत था। ये फिजियोक्रेट फ्रांसीसी इकोनॉमिस्ट ही कहेगा, सब जगह के नहीं, कि कर जनता की सहमति से ही लगाए जाने चाहिए। कर जनता की सहमति से ही लगाए जाने चाहिए और उनसे पूछे बिना उनके संपत्ति का प्रबंध भी नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति का अपना अधिकार है। तो ये उच्च वर्ग के विशेष अधिकारों के खिलाफ था, क्योंकि उच्च वर्ग इन सभी मामलों में दखल दिया करता था, सभी मामलों में। मॉन्टेस्क्यू का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है और इन्होंने कहा कि किस प्रकार का शासन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इनकी किताब का नाम था, कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने बताया कि कैसा शासन सर्वश्रेष्ठ शासन होता है। तो इसमें इन्होंने गणतंत्रीय लोकतंत्र की सिद्धांतों को दिया, जनता के शासन की बात की इन्होंने। तो ये भी, इनके भी विचार बहुत लोकप्रिय हुए। देखो, ये मॉन्टेस्क्यू हैं और ये वॉल्टेयर हैं। मुझे बहुत पसंद थे ये। जब मैं कर रही थी हिस्ट्री ऑनर्स, तो हम लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री और डिटेल में पढ़ना था, तो हम लोग को इन सभी थिंकर्स को पढ़ना था। तो मैं तो इन लोग को इतना पढ़ती थी कि रात में सोते सोते मैं इन्हीं लोगों के बारे में सोचती रहती थी। विशेष तौर पर रूसो। मुझे रूसो का जीवन, इनका सीखने का तरीका, और जहां से शुरू करके, मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम अर्श से शुरू करके, ये मतलब जमीन से शुरू करके एकदम ये टॉप पर पहुंचे। तो फर्श से शुरू करके अर्श पर पहुंचे, ये अर्श से शुरू करके नहीं, फर्श से। तो ये बिल्कुल, और ऐसा भी नहीं है कि इनको पैसा कमाने की महत्वाकांक्षा हो, अपने विचारों से ये प्रमुख हुए। तो इनका जो जन्म हुआ था 28 जून 1712 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ, और ये पहले लेखक थे जिन्होंने लोकप्रिय प्रभुसत्ता यानी लोकतंत्र का जोरदार समर्थन दिया। तो मैंने, मतलब जैसे जन्म वगैरह आप छोड़ भी सकते हो, बुद्धिजीवियों का योगदान जब आप लिखते हो तो जन्म वगैरह आप छोड़ भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप लिख देते हो तो अच्छा रहता है, एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आपको आता है, ये हो जाता है। तो लिखोगे तो अच्छा है, और नहीं छोड़ सकते, केवल इनके विचार जरूर लिख दोगे, क्योंकि जब भी बुद्धिजीवियों का योगदान पूछा जाएगा तो आपको इन सभी बुद्धिजीवियों को लिखना होगा, इनके मुख्य विचार थे क्या। तो मैंने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में लिखा है। तो लोकतंत्र का इन्होंने जोरदार समर्थन किया रूसो ने। इनका ये कहना था कि मानव इस जगत में आजाद पैदा हुआ है और अब जंजीरों से झगड़ा हुआ है। तो इनके जो सिद्धांत थे उनको अमेरिकी स्वतंत्रता में भी इनकी घोषणा को शामिल किया गया था। और ये सिद्धांत कौन सा, कि कोई राजनीतिक पद्धति जो जनता के सहयोग पर आधारित ना हो वो सफल नहीं हो सकती। कोई भी राजनीतिक पद्धति जो जनता के सहयोग पर आधारित नहीं है वो सफल नहीं हो सकता। तो जनता के सहयोग के बिना राजनीतिक पद्धति कैसी, इन्होंने कहा। फिर वहां पर क्या होता है कि आप सेना और भय दिखाकर, सेना का भय दिखाकर, सेना के बल पर, ताकत के बल पर आप शासन करते हो, जिसमें जनता बिल्कुल खुश नहीं है। ये रूसो जो है, जन्म इनका स्विट्जरलैंड में हुआ था और फिर ये फ्रांस चले आए थे। इनके बचपन का, मैंने, इनके पिताजी जो थे वो घड़ी साज थे। घड़ी साज समझते हो ना आप लोग, घड़ी बनाने वाले। तो पहले लोगों के पास इतना वो नहीं होता था, पेइंग कैपेसिटी, भाई एक घड़ी खरीद ली तो अब जीवन भर चलाना है उसको, तो घड़ी बनाने वालों की भी जरूरत पड़ती थी। अभी तो आपके पास एक घड़ी रहती है, आप 4 घड़ी खरीद लेते हो। तो ये, मतलब आप लोग में से मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर ज्यादातर लोग अब आजकल ऐसे होने लग गए हैं। तो इनके पिताजी ये काम करते थे और ये भी उनके साथ साथ हाथ बटाते थे कभी कभी। जब इनको स्कूल भेजा जाता था, उसके पहले की बात बता रही हूँ आपको, जब इनको स्कूल भेजा जाता था तो इनका स्कूल में मन नहीं लगता था और स्कूल छोड़कर ये चले जाते थे नदी के किनारे एक खंडहर में।
और वहां पर देखते रहते थे कि कैसे एक पेड़ कैसे उगता है, चिड़िया कैसे चहचहाती है, पूरे प्रकृति को देखते रहते थे। इन्होंने कहा था बैक टू नेचर, इन्होंने ही नारा दिया था बैक टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटो। शिक्षा पर भी इन्होंने अपने विचार दिए और इन्होंने कहा कि इस तरह से एक ऐसे बंधे हुए नियमों के अनुसार शिक्षित नहीं किया जा सकता। आप बच्चों को मौका दीजिए कि वो प्रकृति से सीखें, नेचर से सीखें, वो उनको खुलकर एक्सपेरिमेंट करने का मौका दीजिए। और इनका बाद में झगड़ा हो गया था, कुछ दिनों के लिए जेल भी गए थे और जेल से लौटने के बाद अपने पिताजी को हाथ बटाने लग गए थे। और पिताजी की मृत्यु के बाद, यहां पर हल्का सा मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद डेथ के बाद ही या फिर पहले, डेथ के बाद ही ये फिर भटकने लग गए थे और भटकते भटकते रूसो बन गए थे। तो रूसो काफी महत्वपूर्ण रहे। नेपोलियन ने इनके लिए ही कहा था कि रूसो नहीं होते तो शायद फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। तो अभी जो आपने पढ़ा ये बुद्धिजीवियों का योगदान था। सामाजिक स्थिति पढ़ रहे थे आप, फ्रांस की सामाजिक स्थिति कैसी थी। सामाजिक स्थिति में फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट पढ़ा आपने, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, और थर्ड स्टेट, जितने काम करने वाले लोग वो थर्ड स्टेट में हैं और जिनको कोई राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार नहीं है और करों के बोझ से दबे हुए हैं। और इसी में एक पढ़ा लिखा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग आया, कुछ देश के थे कुछ विदेश के थे, और उन्होंने अपने विचारों को फ्रांस में फैलाया। आर्थिक कारण आपने सामाजिक कारण में ही देख लिया। तो बिल्कुल अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था थी। कृषि भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, कृषकों की दशा को सुधारने के लिए, कुछ व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए जो एक सरकार जो कोशिश करती है, ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं था। और कर व्यवस्था आपने देख ही लिया कि कर व्यवस्था के तहत करों का सारा बोझ जो उसमें जो है थर्ड स्टेट है उस पर डाल दिया गया है। आपने देखा कि 40% लैंड फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के पास है, तो सिर्फ 60% वाले ही आपको कर दे रहे हैं और उनसे इतना ज्यादा लिया जा रहा है। कर वसूली ऐसे की जा रही है कि उनके पास केवल एक चौथाई ही उनके पास बचता है अपने भोजन के लिए। करों की दरें उतनी ऊंची थी और जबरदस्ती कर वसूले जाते थे। सैनिक भी असंतुष्ट थे, सैनिक भी खुश नहीं थे क्योंकि सैनिकों के साथ भी जैसे उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई थी, उनको जो है वेतन भत्ते समय पर नहीं मिलते थे। और ये भी भारत की तरह, सेम भारत में भी ऐसे ही हुआ था। इनके साथ ये जैसे उन्हीं किसानों के ये बेटे थे, उन्हीं मजदूरों में से, उन्हीं शिल्पकारों में से किसी के ये बेटे आगे निकलकर ये सैनिक बनते थे। तो इनको बहुत दुख होता था, बहुत कष्ट होता था इनको कि इनके घर वालों के साथ, इनके परिवार वालों के साथ ऐसा हो रहा है। तो सैनिक भी खुश नहीं थे। इसी तरह व्यापार और व्यवसायिक अवरोध भी था, बेकारी की समस्या वैसी ही बनी हुई थी। व्यवसायिक अवरोध क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और मशीनें आ रही थी धीरे धीरे, लेकिन इससे जो लोग बेकार हो रहे थे उनको सुनियोजित नहीं किया गया, उनको फिर से पुनः नियोजित नहीं किया गया। किस तरह से व्यापारिक व्यवसाय जैसे इंग्लैंड में हुआ, तो इंग्लैंड में भी काफी लोग बेकार हुए थे, इंग्लैंड में भी आपने पढ़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे उस पे सरकार ने कुछ कार्य करना शुरू किया। लेकिन औद्योगिक क्रांति का ये पक्ष था कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, तो मजदूरी करने लग गए थे वो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से बात कर चुकी हूँ, ठीक है ये दोबारा आ गया है। अब बात करते हैं कि क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ। यही तो आपने पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, पर क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ।
तो पूरा अगर पूरी तरह फ्रांसीसी क्रांति पर आपको अगर क्वेश्चन लिखने को आता है तो आपको जैसे उसमें आप इसको जल्दी जल्दी में 4-5 लाइन में ये पूरा समझा देना कि क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ। तो इसमें जो से 1789 में लुई को 16वें को धन की आवश्यकता हुई और ये ऐसा था कि एक पुरानी सामंती सभा थी, स्टेटस जनरल। फ्रांस में एक नियम बना दिया गया था कि स्टेटस जनरल की अनुमति के बिना आप कोई नया कर नहीं लगा सकते। तो जब इसको फिर से पैसे की जरूरत पड़ी तो इसने फिर अधिवेशन बुलाना पड़ा इसको, स्टेटस जनरल का। 1614 से ही कोई इसका अधिवेशन नहीं हुआ था, इस सभा का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था 1614 से ही। और ये बस अपने डिक्टेटरशिप में चल रहा था फ्रांस पूरा, निरंकुश राजशाही के तहत। पर जब इसने 1789 में फिर से कर बढ़ाना था, धन की आवश्यकता था, जब इसने मीटिंग बुलाई तो 17 जून 1789 को इसमें तीसरा वर्ग जो थर्ड स्टेट था उसने कहा कि हम भी जनता के 96% का नेतृत्व करते हैं तो हम भी आएंगे, क्योंकि इसमें ये थर्ड स्टेट नहीं आता था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतलब ये सामंती सभा थी, स्टेटस जनरल, तो इसमें थर्ड स्टेट नहीं आया करता था इस मीटिंग में। लेकिन थर्ड स्टेट ने कहा कि नहीं, हमारा भी दावा मतलब अधिकार बनता है, हम भी आएंगे इस मीटिंग में, हम भी इस मीटिंग में आएंगे। तो 20 जून को जिस हॉल में अधिवेशन होने वाला था वहां पर शाही अंगरक्षकों का पहरा बैठा दिया गया। जो शाही सैनिक थे उनका पहरा बैठा दिया गया कि थर्ड स्टेट इसमें न घुसे, थर्ड स्टेट इसमें न घुसे। तब वो पास के शाही टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए थे, शाही यानी राजा का जो टेनिस कोर्ट था, और उन्होंने अपने को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और वहीं पर फ्रांस का संविधान बनाना प्रारंभ कर दिया। लुई सभा ने सभा को भंग करने का बहुत प्रयत्न किया, सैनिक भेजे, सैनिक भी उनसे मिल गए। जैसे उसने सभा को भंग करने के लिए सैनिक भेजे तो फ्रांस में जितनी भी असंतुष्ट जनता थी वो हजारों की संख्या में वहां पर इकट्ठे होने लग गई, और पुलिस भी, जो सैनिक भी थे वो भी जाकर उनसे मिल गए। और फिर वहां पर जो है राष्ट्रीय सभा वहां से जब आगे बढ़ी तो इसने 14 जुलाई को बैस्टिल का पतन, ये 14 जुलाई को बैस्टिल नामक ये एक जेल था जिसमें राजशाही नीति का जो विरोध करता था उनको इस जेल में बंद कर दिया जाता था। उन्होंने 4 घंटे इसको वो करके, इसकी घेरेबंदी करके, और इन्होंने बंदियों को जेल को तोड़कर और बंदियों को मुक्त कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जो बैस्टिल था ये एक तरह से निरंकुश शासन का प्रतीक था, और बैस्टिल का पतन का मतलब कि अब एक तरह से निरंकुश शासन का पतन हो गया। इसीलिए फ्रांस में हर साल 14 जुलाई को राष्ट्रीय त्योहार के लिए की तरह मनाया जाता है, क्योंकि 14 जुलाई को ही बैस्टिल का पतन हुआ। आप देख रहे हो ना जेल की कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और लोगों के पास इतने बड़े बड़े औजार नहीं थे, बुलडोजर नहीं था कि गिरा दें। लोगों ने केवल छोटे छोटे इस तरह के डंडे, लाठी, पत्थर, इससे तोड़ डाले, गेट को इससे तोड़ डाले थे। तो इसके बाद समझ लो कि 14 जुलाई 1789 के बाद लुई 16वां नाम का राजा बना रहा, और राष्ट्रीय सभा देश के लिए अधिनियम बनाने लगी, संविधान बनाने लगी। तो राष्ट्रीय सभा ने यही से फ्रांसीसी क्रांति यही मूल्य है, और फ्रांसीसी क्रांति महत्वपूर्ण माना जाता है और फेमस हुई, विख्यात हुई। इन्होंने मानव और नागरिक अधिकारों की बात की, क्योंकि ये सभी उन दार्शनिकों से प्रभावित लोग थे, और इसमें बुजुर्गा वर्ग के लोग शामिल थे। बुजुर्गा वर्ग के लोग, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, ये सब इसमें शामिल थे जो उन जनता और मजदूरों के लिए काम कर रहे थे। क्योंकि मजदूर, आम मजदूर और कृषक तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, पर इसमें बुजुर्गा वर्ग था, पढ़े लिखे वर्ग थे। उन्होंने सबके लिए किया। फिर
तो उन्होंने मानव और नागरिक अधिकारों की बात की, यानी उन्होंने नागरिक अधिकार जो अभी हम लोग को मिला हुआ है उसकी बात की। कानून की दृष्टि में कहा कि सब समान होते हैं, तो समानता की बात की। सार्वजनिक पद जितने भी होंगे उस पर हर सब तरह के नागरिक नियुक्त होंगे, ना कि सिर्फ धनी वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग। बिना कारण किसी को दंड नहीं दिया जा सकता, बंदी नहीं बनाया जा सकता, तो बिना उचित कारण का किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और प्रकाशन, प्रेस की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। और ये सबसे मतलब इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि जो कर का भार था, जो सिर्फ थर्ड स्टेट पर लादा गया था, वो निश्चय किया गया कि वो सब के ऊपर कर, सब टैक्स देंगे, सभी टैक्स देंगे। और संपत्ति जो होगा वो निजी होगी। संपत्ति का अधिकार दिया गया सबको, सबको संपत्ति का अधिकार दिया गया, निजी संपत्ति रखने का सबको अधिकार दिया गया। तो ये सुधार हुए तुरंत। अब ये जब ऐसा किया जागरूक जनता ने, तो जो ये दोनों स्टेट वाले लोग थे, अभिजात वर्ग और पादरी वर्ग, ये भाग कर दूसरे देशों में चले गए और उन्होंने वहां की सरकारों को ये कहा कि आप हस्तक्षेप करो फ्रांस में जो हो रहा है, नहीं तो इसका असर पूरे यूरोप पर होगा और सब जगह की जनता ऐसी करने लग जाएगी, तो फिर हमारा शासन खत्म हो जाएगा। तो ये बात तो यूरोप के बाकी देश भी महसूस कर रहे थे कि कहीं ये जो फ्रांस में परिवर्तन आया है, अगर ये परिवर्तन हम सभी के देशों में आ गया और हमारे यहाँ के भी लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, हमारी सत्ता चली जाएगी। तो कुर्सी, चाहे वो आज का समय हो और या फिर तब का था, सत्ता कोई नहीं छोड़ना चाहता, पावर कोई नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, तो इसमें फ्रांस को कई देशों से युद्ध करना पड़ा था, कई देशों से युद्ध पड़ना फ्रांस के विरुद्ध। ये अभिजात वर्ग के जो लोग थे, जो पादरी वर्ग के लोग, ये जाकर उन लोगों को ये समझा रहे थे कि हमारे यहाँ विद्रोह हो गया है, जनता अत्याचार कर रही है। लेकिन सत्तावादी जो लोग थे, जो पारंपरिक रूप से जिन्होंने सत्ता संभाला था, उनको ये बात समझ में आ रही थी कि हमारे कुर्सी को भी खतरा है, हमारे कुर्सी को भी। तो उन लोगों ने काफी भड़काया। इसी में जो ऑस्ट्रिया को इन लोगों ने, जो नेशनल असेंबली वाले जो लोग थे, राष्ट्रीय सभा वाले, उन्होंने जो है एक नई विधानसभा बनाई कुछ दिनों बाद, और उन्होंने ऑस्ट्रिया के जो राजा थे उनको संदेश में भिजवाया कि हमारे मामले में दखल मत दीजिए। लेकिन फ्रांस को फिर उन्होंने फिर भी दखल देना नहीं छोड़ा, तो इन्होंने युद्ध की घोषणा की। तो ऑस्ट्रिया, प्रसा और सेवाय यानी इटली, इनके विरुद्ध लड़ना पड़ा था। इनके विरुद्ध वो लड़े और जीते भी, क्योंकि इनका साहस नया नया था। जब आपका कुछ अच्छा कर रहे होते हो, जब आपको लगता है कि आप न्याय के लिए लड़ रहे हो, तो आपकी साहस दोगुनी हो जाती है, क्योंकि यहां से आपको क्या मिलता है? आत्मबल मिलता है। तो इन्होंने लड़ा भी सिर्फ ऑस्ट्रिया, प्रशा और सेवॉय के साथ ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन, हॉलैंड, स्पेन, हंगरी, सबके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी। और बाद में राजा और रानी पर मुकदमा चलाकर 1793 में इनको फांसी दे दिया गया, क्योंकि इनके ऊपर ही इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने ही देश को युद्ध के आग में झोंका है। सॉरी। तो इसके बाद फ्रांस में कुछ दिनों जैकोबिन का शासन हो गया था, जैकोबिन क्लब का। नेशनल असेंबली के बाद ये मतलब फ्रांस में क्रांति हुई, नेशनल असेंबली ने ही अपने को, जैसे जो लोग जुटे थे उन्होंने अपने को नेशनल असेंबली घोषित किया, राष्ट्रीय सभा घोषित किया, तो फिर राष्ट्रीय सभा ने सब कुछ किया। पर इसी में फिर आ जाते हैं ये जैकोबिन।
फिर जैकोबिन, उसके बाद फिर जैकोबिन में जो है रॉबेस्पियर बहुत ज्यादा तानाशाह हो गया था, तो फिर उसको उसको मार दिया गया। फिर डायरेक्टरी का शासन होता है, और डायरेक्टरी के शासन से ही नेपोलियन निकल कर आता है। और उसके बाद नेपोलियन के बाद फ्रांस में फिर एक गणतंत्र की स्थापना होती है। लेकिन बस आप ये समझ लो कि ये सब चेंजेस हैं, इसमें समानता स्वतंत्रता वाला मूल्य हमेशा, इन मूल्यों का हमेशा ध्यान रखा गया। तो फ्रांस में यहां से जैकोबिनों पर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस में जैकोबिन का शासन क्यों आतंक राज्य का दर्जा दिया गया। जैकोबिन शासन को क्यों आतंक राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि लोकतंत्र में विश्वास करते थे, समानता स्वतंत्रता इन मूल्यों में ये विश्वास करते थे, फिर भी इनको आतंक राज्य का दर्जा क्यों दिया गया। या जैकोबिनों की भूमिका पर प्रकाश डालिए, तो आप ये जैकोबिनों का आप ध्यान रखिएगा। जैकोबिन इसलिए भी आपको वो पूछा कि इनसे टीपू सुल्तान इनसे बहुत प्रभावित है। टीपू सुल्तान प्रभावित थे इनसे, और ये टीपू सुल्तान जो है एक भारत में भी जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, और ये भारत में इसी तरह की क्रांति चाहते थे कि ऐसी ही क्रांति भारत में हो और इन विदेशियों को, अंग्रेजों को यहां से निकाल भगाया जाए। तो ये एक तरह से उग्र दल था, और ये बहुत एग्रेसिव तरीके से ये अपना काम करना चाहते थे। तो नेशनल असेंबली का ढर्रा इनको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र में विश्वास करते थे, प्रतिनिधिक नहीं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। और इन्होंने अपनी फिर सरकार बनाई, जैकोबिनों ने। और जिन लोगों ने भी क्रांति का विरोध किया था, उन सब को पकड़ पकड़ के इन लोगों ने मार डाला कठोरता से। जो भी क्रांति का जो विरोध कर रहे थे, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये लगभग इनकी 14 महीने की वो शासन रहा, 14 महीने का 17,000 व्यक्ति मारे गए थे। मतलब जैकोबिनों का शासन रहा 1793 से नहीं, यहां पर ये गलत है, मैंने आपको बोला 14 महीने, तो 14 महीने का इसमें रहा। तो आप इसमें ये 1793 से लेकर के 1794 तक, हाँ ठीक है डेट, तो 1793 से 1794 के बीच में रहा। और इसीलिए इसको आतंक का युग कहा गया, क्योंकि 14 महीनों में इन्होंने 17,000 लोगों को इन्होंने फांसी दे दी थी। और इनका नेता था रॉबेस्पियर, ये रॉबेस्पियर जो आप देख रहे हो, इसका पूरा नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो इसको ये एक्सट्रीमिस्ट था, एकदम अतिवादी था, बातचीत का रास्ता इसको पसंद नहीं आता था। इसको ये था कि ये करना है तो करना है, और कोई भी विरोध का स्वर इनको पसंद नहीं आता था। तो ये जो जैकोबिन्स थे, ये इन्होंने मतलब बिल्कुल आम जनता की तरह, जैसे अरविंद केजरीवाल कपड़े पहनते हैं, आम जनता की तरह कपड़े पहनते थे। क्लास 9th में आप लोगों को खूब इनका पतलून पहनते थे ना, ये जैसे जो भद्रजन थे वो वैसे कपड़े पहनते थे ना, वो घुटने तक के कपड़े पहनते थे। और वो माना जाता था कि उनका अधिकार है, घुटने तक के कपड़े और अच्छा बूट वो पहनते थे, बूट के मतलब पैर में अच्छी जूते। और ये लोग ये उनकी रानियां होती थी, वो गाउन पहनती थी। ये लोग पतलून पहनना शुरू किया, इन लोगों ने पतलून पहनना, ठीक है, तो चेक वाले पतलून पहना करते थे। तो इन्होंने बिल्कुल आम जनता की तरह, कोई विशेषाधिकार नहीं लिए, बिल्कुल आम जनता की तरह काम किया, कोई विशेषाधिकार नहीं, साधारण तरीके से ये रहे। केवल क्या है कि इनकी मतलब जो सोच थी, जो इनकी नीति थी, वो बहुत सही नहीं कही जाएगी। तो इन लोगों ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं कि कभी पूछा जाए कि क्यों आतंक राज कहा जाता है।
क्यों आतंक राज कहा जाता है जैकोबिनों के शासन को, तो आप ये सब पॉइंट्स उसमें डालेंगे कि जो जिन्होंने भी विरोध का स्वर उठाया उनको नियंत्रण करने के लिए इन्होंने दंड की सख्त नीति अपनाई। जितने भी गणतंत्र के शत्रु थे या राजनीतिक विरोधी थे या फिर इनकी कार्यशैली से वो सहमति नहीं रखते थे, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक तानाशाह की तरह ये व्यवहार था। और एक क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की इन्होंने, एक क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की। जो विरोध करते थे उन पर मुकदमा चलाया जाता था और उनको गिलोटिन पर चढ़ाया जाता था। तो ये गिलोटिन ने, एक डॉक्टर गिलोटिन ने एक इस तरह के हथियार को बनाया कि खंबे से मतलब दो खंबे होते थे और बीच में वो आरी की तरह, एक जैसे आरी होता है ना हमारे यहाँ पे घास काटने वाली मशीन, बिल्कुल उसी तरह से वो इस दोनों खंभों के बीच में बना होता था और वो गर्दन काट देती थी। वहां के राजा रानी को भी इसी तरह से सजा दी गई। ठीक है, गिलोटिन पर, तो गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। जो भी क्लास 9th में आप देखना, क्लास 9th में आपको सबका पिक्चर भी दिया हुआ है। तो इस तरह से बहुत ही कठोर तरीके से उनको सजा दी जा रही थी। लेकिन इन लोगों ने क्या हुआ कि मिनिमम वेजेस तय कर दी। ठीक है, रोबेस्पियर सरकार ने मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय की। तो अधिकतम सीमा मतलब कि इससे जो है आप इससे ज्यादा नहीं दोगे, क्योंकि गणतंत्र, और न्यूनतम भी नहीं था, पर मतलब ये था कि अधिकतम सीमा इसलिए तय की क्योंकि अभी गणतंत्र नया था। गणतंत्र अभी नया था और उसको सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए बजट की जरूरत थी, इसलिए किया उन्होंने। जो वहां के लोग, आप जानते हैं कि विदेश के लोग ब्रेड खाते हैं, ब्रेड और बन खाते हैं। मीट और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को कहा गया कि अपना अनाज शहर में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचो। जो सरकार ने कीमत तय की है उस पर बेचो। हालांकि कीमत बहुत खराब नहीं थी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कीमत बहुत खराब नहीं थी। इन्होंने देखा था कि किसानों का शोषण न हो, लेकिन ये उनको मजबूर करना ये गलत था। ये मजबूर करना गलत था। और जो महंगा आटा जो होता था, जो सफेद आटा, उसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। और सभी नागरिकों के लिए जो साबुत गेहूं से बनी हुई रोटी होती है, ये बराबरी का प्रतीक मानी जाती थी। इसको समता रोटी कहा गया। ठीक है, इक्वालिटी, इक्वालिटी ब्रेड कहा गया इसको। उसको खाना अनिवार्य किया गया। ये सब वही खाएंगे, वही खाएंगे सभी। और बोलचाल में एक दूसरे को ये मैदेम, मॉइस्चर, ठीक है, स्वर, सर को स्वर और उनको मैदेम, ये सब जैसे बोलचाल का आचार व्यवहार लागू किया उन्होंने कि आपको इस तरह से बोलना है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, 9th वाली पढ़ना, पिक्चर्स के साथ दिया हुआ है। मतलब फ्रांसीसी क्रांति पर कभी भी पेन न रुके, उसको लिखने के लिए अगर आपने 9th वाली पढ़ ली एनसीईआरटी, तो कभी भी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। तो नीतियां खराब नहीं थी, लेकिन उसको लागू बहुत सख्ती से किया। इतनी सख्ती से लागू किया कि इसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लग गए। और फिर जिस क्रांतिकारी न्यायालय की इसने स्थापना की थी, उसी क्रांतिकारी न्यायालय ने इसको दोषी ठहराया और अगले ही दिन इसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अगले दिन इसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और इसके साथ फ्रांस में जैकोबिन शासन समाप्त हो गया। तो जैकोबिन शासन ने कुछ अच्छे काम भी किए और कुछ इसके वो थे, जैसे महिलाओं को इसने कई सारे अधिकार जो खुद पुरुषों को दिए, इसने महिलाओं को नहीं दिए। और कुछ महिलाओं के लिए इन्होंने अच्छा भी किया। तो जैकोबिनों ने महिलाओं के लिए क्या किया? जिस जैकोबिन शासन जिसको आतंक राज कहते हैं, इस दौरान महिलाओं की क्या स्थिति रही? तो जो महिलाओं का अपना जो क्लब हुआ करता था, जैसे वहां पर महिलाएं शुरू से एक्टिव थी। मैं आपको प्रभाव विलास में पढ़ाऊंगी
कि फ्रांस में महिलाओं की स्थिति क्रांति के पहले क्या थी, क्रांति के बाद क्या हुआ। तो जितनी भी महिला क्लब थे उनको बंद कर दिया गया। राजनीतिक गतिविधियों में तो बिल्कुल भी उनको नहीं इन्वॉल्व होना था। महिलाओं को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, कानून बना दिया गया था बिल्कुल। और कुछ ऐसी महिलाएं जो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ती थी, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि महिलाओं की साथ समस्याएं क्या थी और किस अधिकार के लिए महिलाएं लड़ रही थी। तो महिलाओं के अधिकार के लिए, विमेन राइट्स के लिए जो महिलाएं काम कर रही थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से कुछ महिलाओं को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। तो महिलाओं का उच्छृंखल होना पसंद नहीं था, पर इन्होंने कुछ सुधार के लिए भी काम किया। जैसे इन्होंने स्कूल्स की बनाई, खूब गर्ल्स स्कूल्स बनाए और महिला शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। महिलाओं का शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। पिता इनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। ठीक है, शादी को एक स्वैच्छिक अनुबंधन माना गया, यानी महिलाओं को ये छूट दी गई कि कभी भी वो तलाक ले सकती हैं, कभी भी तलाक ले सकती हैं। तो तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और रजिस्ट्रेशन किया जाने लग गया, विवाह का रजिस्ट्रेशन किया जाने लग गया और कानून को, तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। और इसमें जो कानून इन्होंने जो ये बनाया, इसमें महिलाएं प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, बिजनेसमैन बन सकती थी। बस इनको राजनीति में नहीं आना था, लेकिन राजनीति में नहीं आना था। सामाजिक सुधार में इनका जो दास प्रथा का उन्मूलन एक प्रमुख सुधार माना जाता है। और महिलाओं के जीवन में और शिक्षा के लिए जो सुधार है, ये तो दो इनके प्रमुख ही सुधार माने जाते हैं जैकोबिनों के, जिससे टीपू सुल्तान इतने प्रभावित थे। जैकोबिनों के कोई भी नियम रूल इतने खराब नहीं थे, लेकिन रॉबेस्पियर कुछ अतिवादी स्वभाव का था, उसने लागू बहुत गलत तरीके से किया। इसकी वजह से इनका उसका विरोध हुआ। ठीक है, तो रॉबेस्पियर के बाद जब रॉबेस्पियर को क्रांतिकारी अदालत ने फांसी दे दी, तो फिर डायरेक्टरी का शासन आया। तो डायरेक्टरी या डायरेक्टरी इसे कहते हैं। तो इस पर कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपका पूरा का पूरा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहीं से नेपोलियन का उदय हुआ। तो कभी भी नेपोलियन के उदय से संबंधित ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में सिलेबस में है ये आपका। तो नेपोलियन का उदय जब भी आपसे पूछा जाता है तो आप डायरेक्टरी का आपको उल्लेख करना ही पड़ेगा। तो आपको डायरेक्टरी का उल्लेख करना पड़ेगा कि ये किस तरह से ये आया और इसी का उपज था नेपोलियन। ठीक है, तो जैसे ही रॉबेस्पियर खत्म हुआ, जैकोबिन शासन का अंत हुआ, तो जो शासन है वो दो जो है चुनी हुई परिषद थी उसको दे दिया गया। तो ये परिषद 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका का नियुक्त किया गया इन परिषद में, और इसी को डायरेक्टरी कहा गया। मतलब 5 सदस्यों वाली परिषद थी जिनको डायरेक्टरी कहा गया, जो नियम बनाती थी। तो डायरेक्टरी के शासन में जो सेना बहुत महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहे थे, तो सेना बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसीलिए फिर नेपोलियन का उदय होता है, क्योंकि नेपोलियन एक सैनिक था और एक सैनिक के तौर पर शुरू किया इसने, और धीरे धीरे ये सेनापति तक बन गया, और सेनापति बनने के बाद इसने फ्रांस का शासन अपने हाथ में लिया था। तो डायरेक्टरी शासन में सेना की शक्ति बढ़ गई थी। तो नेपोलियन का उदय कैसे हुआ? तो नेपोलियन बोनापार्ट, मैं कभी सोचती थी, जैसे मैं जब शुरुआत में इतिहास पढ़ना मैंने शुरू किया तो मुझे लगता था कि नेपोलियन बौना था। आपको पता है ना, नेपोलियन की भी हाइट बहुत कम थी। जितने बड़े लोग हुए उनकी हाइट बहुत कम थी, लंबाई। नेहरू भी बहुत छोटे थे भारत में। तो
भारत में नेहरू भी छोटे थे, सुभाष चंद्र बोस की भी एक स्टैंडर्ड हाइट थी। मतलब जितने भी बड़े लोग होते हैं, तो जैसे इन लोगों का तो उतना, सुभाष चंद्र बोस का भी एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, पर अब जैसे हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, ऐसे ये लोग एक आइकॉन है ऐतिहासिक। उसी तरह से भारत में भी कुछ शासक हैं, तो जैसे समुद्रगुप्त है। मतलब जैसे कुछ ऐसे शासकों के बारे में मैंने सुना है कि, तो देखा है, उन लोगों के बारे में पढ़ा है कि उन लोगों की हाइट जो थी वो एवरेज थी। अकबर बहुत छोटा नहीं, पर एक छोटे कद के लोग थे ये लोग। तो नेपोलियन बोनापार्ट को मैं सोचती थी कि बोना था इसलिए बोनापार्ट है, ये छोटा था इसलिए। तो नेपोलियन का जन्म जो हुआ था 15 अगस्त, जिस दिन हम लोग आज़ादी मनाते हैं, 1769 को इसका जन्म हुआ था। 5 मई 1821 को इसकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ मैंने काफ़ी संक्षेप में दिया है। नेपोलियन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं आप। आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेपोलियन के जीवन से आप क्या सीख सकते हैं, क्या सीख मिलती है इसके जीवन से। तो नेपोलियन का पूरा जीवन इतना प्रेरणादायी है कि आप उससे जोश सीख सकते हैं, महत्वाकांक्षा सीख सकते हैं, और आप ये सीख सकते हैं कि आप सिर्फ आत्मबल के ऊपर, सिर्फ विल पावर से आप फर्श से अर्श पर जा सकते हैं। तो ये 7 भाई बहन था, ये नेपोलियन 7 भाई बहन। बड़ी मुश्किल से महीने के खाने का जुगाड़ हो पाता था, व्यवस्था हो पाता था। तो इसने सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी, और इसने बाद में 1784 में तोपखाने से संबंधित अध्ययन करने के लिए पेरिस के एक कॉलेज में प्रवेश लिया। और इतना, मतलब इसके भीतर इतने अच्छे गुण थे, अच्छा वक्ता, अच्छा लड़ाका भी बहुत अच्छा था ये। और यहाँ पर ये जब पढ़ाई कर रहा था, तो इसको, क्योंकि सैनिक स्कूल से पढ़ाई कर रहा था ना, तो इसको इंसेंटिव भी मिलता था। उस इंसेंटिव को अपने घर भेजता था ये। तो कॉलेज वाला, वो वाला कॉलेज नहीं था जिसमें आपने पढ़ाई की, ये वहां पर तो खाने पर ये रिसर्च कर रहा था। सॉरी, फिर से हुआ इसमें। यही रीजन है कि मैं नहीं ले पा रही हूँ आजकल आप लोगों का, मैं स्मार्ट बोर्ड से क्लास नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन जब आता है तो स्मार्ट बोर्ड को फिर ऑन करने में काफी टाइम लग जाता है। तो इसकी वजह से नहीं ले पा रही हूँ मैं आप लोगों का। तो ये इस पर काम हो रहा है, और ये टेक्निकल प्रॉब्लम 2 दिन इलेक्ट्रिशियन आकर देख चुका है, पर ये वो रूल आउट नहीं कर पा रहा है कि समस्या है कहाँ, ये फ्लक्चुएशन किस तरह से हो रही है। तो अपने व्यक्तिगत गुण और साहस से ही ये आगे बढ़ा था, और पर्सनालिटी भी थी बहुत कर्मशील, बहुत ही कर्मठ, बहादुर, अच्छा वक्ता, साहसी था ये। तो जितने भी उस समय के प्रभावशाली नेता थे, उनसे इसका जो परिचय है वो खूब बढ़ता चला गया, अच्छा संबंध बनता चला गया। तो उन्होंने जो आंतरिक सेना था उसका सेनापति नियुक्त कर दिया गया। लड़ाइयां चल ही रही थी उस समय। नेपोलियन की पर्सनल लाइफ में अगर देखो तो इसने पहली शादी इसने जोसेफिन से किया था। जोसेफिन एक ऑलरेडी, मतलब वो मैरिड लेडी थी, शायद उसने तलाक ले लिया था, या विडो थी, उससे उसने शादी किया था। वो अच्छी पैसे वाली थी। तो जोसेफिन से शादी करने के बाद इसको परिवार चलाने वाला टेंशन खत्म हो गया था इसका। पर जोसेफिन से जब इसको बच्चा नहीं हुआ, औलाद नहीं हुआ, तो इसने ऑस्ट्रिया के सम्राट की बेटी मैरी लुइस से दूसरा विवाह किया था नेपोलियन ने, क्योंकि तब तक ये उच्च पद पर पहुंच चुका था, लगभग फ्रांस के सम्राट की तरह।
तो इसने फिर फ्रांस को महत्वाकांक्षी था ये बहुत, और फ्रांस को वर्ल्ड पावर बनाने के लिए इसने ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, सार्जीनिया, इन सब के विरुद्ध इसने युद्ध किया और जीता ये, और फिर ये डायरेक्टरी का प्रथम बना और फ्रांस का सम्राट बन गया। फ्रांस का सम्राट बन गया और अपनी योग्यता से, कुशलता से इसने फ्रांस में शांति भी स्थापित की, क्योंकि फ्रांस में जनता के हाथ में शासन थी। शासन जनता के हाथ में है और जनता इतनी परिपक्व नहीं है, तो हर तरह के जैसे रॉबेस्पियर जैसे लोग आए, अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरीके का रूल बना रहे हैं, तो एक फ्रांस में एक स्थायी और मजबूत शासन की जरूरत थी। तो इसने अपने को वहां का सम्राट घोषित किया, लेकिन गणतंत्र का सम्राट बोला था इसने। मतलब इसने ये नहीं कहा कि मैं फ्रांस का सम्राट हूं। पर ब्रिटेन से लोहा लेना इसको थोड़ा भारी पड़ गया। ब्रिटेन से लोहा लेना, बाकी देशों को तो इसने जीत लिया, लेकिन ब्रिटेन की नौसेना इतनी मजबूत थी कि फ्रांसीसी नौसेना इतनी मजबूत नहीं थी, तो समुद्र के ऊपर ये लोग ब्रिटेन से नहीं जीत पाए, और ब्रिटेन को छेड़ना इसके लिए खतरनाक साबित हुआ। और लास्ट में 1813 में जितने यूरोपीय देश थे उन लोगों ने मिलकर अलायंस बनाया और फिर फ्रांस को परास्त किया, यानी नेपोलियन को। वाटरलू का युद्ध कहते हैं इसको, वाटरलू का युद्ध। तो वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को परास्त किया और पेरिस पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। पेरिस पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। फिर शांति संधियां हुई थी वियना सम्मेलन में, और इसका संबंध यूरोप के सभी देशों से था। फिर इसको बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया। 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन का इस तरह से उद्भव होता है। राजसत्ता जो इसने अपने हाथ में लिया, तो मतलब उसको माना जाता है कि जो जन स्वतंत्रता जो फ्रांस में स्थापित हुई थी उससे पीछे हटना था ये, लेकिन इसने गणतंत्र को समाप्त नहीं किया था। मतलब हालांकि गणतंत्र अब नहीं था, जनता शासन नहीं कर रही थी, नेशनल असेंबली की तरह जैकोबिन भी प्रत्यक्ष शासन कर रहा था एक तरह से, डायरेक्टरी भी ऐसी ही आई थी, जनता के बीच से ही 5 लोग परिषद के सदस्य बने थे। वैसे शासन को तो इसने समाप्त कर दिया, किंतु गणतंत्र की भावना नष्ट नहीं हो पाई थी फ्रांस में, और दोबारा से फिर स्थापित हो गया था, दोबारा से। तो नेपोलियन की भूल थी मतलब ब्रिटेन को छेड़ना। ये क्या हुआ कि जीतता चला गया, तो इसमें अति आत्मविश्वास आ गया था। हमको कभी भी अति आत्मविश्वास में काम नहीं करना चाहिए, अति आत्मविश्वास बुरा होता है। तो नेपोलियन से आप ये भी सीख सकते हो कि अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। और क्रांति के नतीजे बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी क्रांति के नतीजे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको मत भूलेगा आप। तो क्या क्या नतीजे थे? तो सबसे पहला, सामंतवाद का विनाश, सामंतवाद खत्म हो गया। तो सामंतवाद समझते हैं ना, यानी भूमि का बड़ा हिस्सा किसी एक व्यक्ति के हाथ में, और उसके नीचे कृषक कार्य करते थे, और वो कर के रूप में उनका सारा उपज ले लेता था। तो ये सामंतवादी व्यवस्था खत्म हो गया। मध्य वर्ग के लोगों ने चर्च और समुदाय की जमीन खरीद ली, यानी चर्च को खत्म कर दिया गया। चर्च की मतलब विशेषाधिकार, चर्च को नहीं खत्म किया गया, विशेष अधिकारों को खत्म कर दिया गया। और जितने भी सुविधाजीवी वर्ग थे, वीवीआईपी टाइप के लोग, उनको समाप्त कर दिया गया। और सामंतवादी अर्थव्यवस्था की जगह एक नई अर्थव्यवस्था, जो कि पूंजीवाद, जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद, अब यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना हो गई। और इसने राष्ट्र शब्द का एक आधुनिक अर्थ स्पष्ट किया।
मतलब फ्रांस अब वो केवल देश नहीं रहा, वो क्षेत्र जिसे लोग फ्रांस के नाम से जानते थे। फ्रांस का मतलब फ्रांस के लोग, फ्रांस का मतलब वो एरिया नहीं, ये क्षेत्र नहीं कि ये फ्रांस है। फ्रांस का मतलब कि इसमें जो रहने वाले लोग हैं। अब इसी तरह से राष्ट्र की भावना, एक राष्ट्र की भावना का प्रसार हुआ। और यहाँ के लोगों का मतलब ये हुआ कि इन्हीं से ये राष्ट्र बना है, और यही यहाँ के प्रभुता संप्रभुता के आधार है। तो लोगों से ऊपर कोई नहीं है। ये फ्रांसीसी क्रांति का एक मूल्य था, जिसने जिसने यूरोप के सभी देशों में एक तरह से क्रांति ला दी। तो मैंने कहा ना कि नेपोलियन भी सम्राट बना था, तो उसने फ्रांसीसी गणतंत्र का सम्राट अपने को कहलवाया था। तो यानी गणतांत्रिक मूल्य का जो जैसे एक तरह थे उसमें, आप ये कह सकते हो कि मूल भाव उसका नष्ट हो गया था, क्योंकि गणतंत्र में कोई सम्राट नहीं होता। और जैसे यहाँ पर है भी, ब्रिटेन में है भी, तो ब्रिटेन में साथ में एक युक्त निबंधन लगाया गया है, और वहां पर एक दूसरे तरीके का ही शासन। ब्रिटेन के लोग बड़े मेच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं। तो राजा रानी अब संसद के अधिकारों में दखल नहीं देते, और संसद भी वहां के राजा या रानी को अपना जरूरत भर महत्व देने में संसद को भी कोई समस्या है नहीं। इसीलिए अभी तक राजतंत्र भी चल रहा है और संसद भी चल रही है। मतलब वहां पर गणतंत्र भी, प्रजातंत्र भी है। तो उसको हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं इंग्लैंड के शासन को। ठीक है। जैकोबिन संविधान ने, जो जैकोबिनों ने जो संविधान बनाया था, उसमें सारे लोगों को उसने मताधिकार दिया और सबको विद्रोह करने का अधिकार दिया, सबको। और फ्रांस सरकार के स्वरूप में जो 3 प्रेरक आदर्श थे, जिन्होंने हर जगह पूरे विश्व को प्रभावित किया, ये 3 प्रेरक मूल्य, स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता, यानी समानता आपको मिली विधि सम्मत, विधि के अनुसार, और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये 3 मूल्य जो हमारे भी संविधान, हमारा जो भारत का संविधान है, इसका जो है आप ये कह सकते हैं कि आत्मा है, मूल भाव है। ठीक है। तो ये फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम था, और इसने फ्रांस, इसके साथ पूरा यूरोप, मतलब उस सब जगह आंदोलन करने के लिए इसने प्रेरित किया। और बाद में भारत, टीपू सुल्तान किससे प्रभावित थे? फिर भारत भी तो इसी समानता स्वतंत्रता के लिए लड़ा। तो मतलब सिर्फ फ्रांस ही नहीं, सिर्फ यूरोप ही नहीं, इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया इस आंदोलन ने। यह फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव था, जब भी आपसे पूछा जाएगा। इसमें मैं 2 चीज और आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक जैसे इसमें हम लोग ये देखते हैं ना कि भारत में महिलाओं की स्थिति, पर फ्रांसीसी क्रांति में जो हमेशा निचले तबके पर जो हर देश में रहे, वो कौन रहे? स्त्रियां और दास। फ्रांसीसी क्रांति ने इनके लिए क्या किया? महिलाओं के लिए क्या किया और दासों के लिए क्या किया? क्या इनके लिए भी क्रांति आई? तो महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो फ्रांसीसी, आपको अगर ऐसा प्रश्न आता है कि फ्रांसीसी क्रांति महिलाओं के लिए, फ्रांसीसी क्रांति ने महिलाओं के जीवन में भी क्रांति ला दी, या महिलाओं के दशा में उसने किस तरह से परिवर्तन लाया, महिलाओं का जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि महिलाओं की स्थिति थी कैसी फ्रांस में। तो महिलाएं घर में बंद नहीं रहती थी। फ्रांस की महिलाएं शुरू से ही भारतीय महिलाओं की तरह घर में बंद नहीं होती थी, काफी एक्टिव रहती थी। और तीसरे स्टेट की जो अधिकांश महिलाएं थी, उनको जीविका निर्वाह के लिए उन सबको काम करना पड़ता था।
तो सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजार से फल फूल लाना, वहां जाकर सब्जियां बेचना, ठीक है। या फिर तीसरे स्टेट की जो मजदूर वर्ग की महिलाएं थी, वो संपन्न घरों में घरेलू काम भी करती थी। जैसे आज आप लोग मेड रखते हो, तो बड़े घरों में जाकर ये काम भी करती थी, तो ये पूरा काम करती रहती थी इस तरह से। वहां पर वैश्यावृत्ति भी थी, प्रोस्टिट्यूशन भी था, तो बहुत सारी महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन भी करती थी। इनके पास पढ़ाई लिखाई या प्रोफेशनल ट्रेनिंग के मौके नहीं थे। ये सिर्फ लेबर वाला काम करती थी, बस लेबर वाला। कृषि कार्य में भी जो कृषक वर्ग की महिलाएं थी वो कृषि कार्य में भी लगी हुई थी साथ में। मजदूर वर्ग की महिलाएं मजदूरी में। प्रोस्टिट्यूशन भी, इनके पास पढ़ने लिखने का साधन नहीं था। केवल जो कुलीन वर्ग की जो लड़कियां होती थी, या तीसरे स्टेट में जो आपने देखा जो धनाढ़ वर्ग था, व्यापारी, डॉक्टर, वकील, तो ये उनकी लड़कियां कॉन्वेंट में पढ़ती थी। थर्ड स्टेट में जो धनी वर्ग के लोग थे, और नहीं तो वहां अभिजात वर्ग यानी सेकंड स्टेट, द्वितीय स्टेट के लोग जो थे, वो उनकी लड़कियां पढ़ती थी। तो इनका क्या होता था, वो जो भी लड़कियां होती थी, वो उनकी फिर शादी कर दी जाती थी, और फिर अपने मतलब शादी करने के बाद वो भी अपने परिवार को ही संभालती थी। और जो मजदूर वर्ग की महिलाएं थी, उनकी भी शादी कर दी जाती थी, और ये जो शादी करने के बाद फिर ये भी अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। पालन पोषण सिर्फ खाना बनाना, खिलाना, कपड़े धोना और उनके लिए रोटी का भी इंतजाम करना, ये सारा काम महिलाएं करती थी। और इनका जो है मजदूर पुरुषों की तुलना में मजदूरी इनकी कम थी, इनको मजदूरी कम दी जाती थी। ये इंग्लैंड में भी हुआ था कि स्त्रियों को मजदूरी कम दी जाती थी। भारत में शुरू से ही समान कार्य के लिए समान वेतन हमारे नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, लेकिन यहां पर नहीं था। और जब इन्होंने अपने राजनीतिक क्लब बनाए अपने अधिकारों के लिए, जब फ्रांस में क्रांति हुई तो महिलाएं भी जागरूक हुई। फिर इन लोगों ने अपने लिए कई मतलब इस तरह के क्लब बनाने शुरू किए, अखबार निकाले इन्होंने। तो वही आप जैकोबिनो के तहत आपने पढ़ा था कि जैकोबिनो ने इन सभी क्लब्स को खत्म कर दिए। फ्रांस के अलग अलग शहरों में ऐसे 60 क्लब अस्तित्व में आए। इसमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था, ठीक है। और इनको जो है, इनकी जो फाउंडर थी, क्लास 9th में उनका नाम भी है, उन्हीं को फांसी दे दिया था रॉबेस्पियर ने, जो इसकी फाउंडर लेडी थी। तो 1791 में जो संविधान बना, उसमें इनको एक निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, जैकोबिनो ने जो संविधान बनाया। तो इन महिलाओं ने अपने लिए मत का मतलब वोटिंग राइट भी मांगा, असेंबली में चुने जाने के लिए भी अधिकार मांगा, राजनीतिक पदों की मांग रखी महिलाओं ने अपने लिए। तो जो क्रांतिकारी सरकार है, उन्होंने इनके लिए कुछ सुधार भी किए और कुछ इनको रोक भी लगाए। तो आपने देखा कि सुधार के लिए उन्होंने सरकारी स्कूल वगैरह की स्थापना की, स्कूली शिक्षा अनिवार्य बना दिया गया। इनके पिता इनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, पंजीकरण किया जाने लग गया, तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, मर्द औरत दोनों को इसका अर्जी देने का अधिकार दिया गया था, व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जैसे सिर्फ जैकोबिन पूछा जाएगा तब भी तो डालोगी, इसलिए वहां मेंशन कर दिया था। पर उसने जो है ये जितने राजनीतिक क्लब बनाई थी इन लोगों ने अपने अधिकारों की मांग के लिए, उसने क्या किया कि इन सभी क्लबों को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। बिल्कुल पसंद नहीं था रॉबेस्पियर को, जैकोबिनो को बिल्कुल पसंद नहीं था कि महिलाएं राजनीति में आए, राजनीति में इंटरफेयर करें। तो क्लब को बंद कर दिया गया। जितनी जानी मानी महिलाएं थी इनको गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ाया गया, ठीक है। लेकिन
ये 19वीं सदी के अंत तक और 20वीं सदी के प्रारंभ तक ये अंतरराष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन चलता रहा। यूरोप के किसी भी देश में महिलाओं को नहीं दिया गया था। ये भारत ही है जहां पर शुरू से सार्वभौमिक मताधिकार रखा गया। तो ये 1946 में जाकर सोचो, मतलब 1789 में क्रांति हुई है और महिलाएं वहां तभी से जागरूक हो गई, तब से वो मांग कर रही हैं और जाकर 1946 में महिलाओं को मताधिकार हासिल हुआ है फ्रांस में। अब ये कंटेंट जो है, ये मेन जो फैक्ट्स होते हैं, तो ये देखो कंटेंट हम लोग खुद नहीं बनाते हैं, हमारे कंटेंट डेवलपर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोगों को याद रहता है। पर इस पर थोड़ा सा स्टार लगा रही हूँ, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये मुझे पता है कि बहुत बाद में जाकर फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले थे। पर ये डेट थोड़ा सा मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है और इस पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, तो इसको एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्योंकि इंग्लैंड में भी नहीं मिला था, इंग्लैंड में भी चला था। तो आप लोगों ने अपने पॉलिटी में क्लास 7th 8th के पॉलिटी में आप लोगों ने सफ्रेज आंदोलन आप लोगों ने पढ़ा है। महिलाओं ने जैसे यूरोप में जो महिलाओं ने अपने लिए क्रांति शुरू की थी, अपने लिए आंदोलन शुरू किया था, तो उसमें सभी यूरोपियन देशों में हुआ था। इसी तरह एक रिजल्ट रहा फ्रांस में, फ्रांसीसी क्रांति का एक परिणाम रहा दास प्रथा का उन्मूलन। तो ये भी जैकोबिनो ने ही किया था, ये जैकोबिनो द्वारा किया गया। एक तरह से आप ये मान लो कि जैकोबिनो द्वारा किया गया ये एक सामाजिक सुधारों में से था, उनका ये 2 महत्वपूर्ण है। तो ये कैरेबियाई उपनिवेश में जो है मार्टिनिक, गोडेलोप, सैन डोमिंगो, यहाँ पर तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी महत्वपूर्ण खेतियां होती थी और इसी से फ्रांस को सप्लाई होता था। जो यूरोपीय थे वो इन दूर देशों में जाकर काम नहीं करना चाहते थे और काम करने का इनको बहुत ज्यादा वो भी नहीं था। तो फिर वो बागानों में काम करेगा कौन? इन बागानों में जहां पर इस तरह का कैरेबियाई जो बागान है, जहां पर वहां पर एक तरह से जलवायु था इन सभी खेती के लिए। तो इसके लिए ही दास व्यापार शुरू हुआ 17वीं शताब्दी में, क्योंकि तब तक अफ्रीका उपनिवेश खोज लिया गया था। अफ्रीका को खोज लिया गया था। अफ्रीका में सारे जा रहे थे, अपना उपनिवेश बना रहे थे। तो फ्रांसीसी सौदागर भी बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, वहां से स्थानीय सरकार से दास खरीदते थे और इन कैरेबियाई देशों में लेकर आते थे। इनको बिल्कुल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है दास प्रथा पर कि किस तरह दासों की कितनी खराब हालत थी। इनको हथकड़ियां डालकर और अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा कराई जाती थी और हथकड़ी डालकर ये भाग न जाएं। कई सारे तो मर जाते थे, इनको जहाजों में ठूस दिया जाता था और वहां पर जाकर इनको बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। इसमें औरतें भी होती थी और पुरुष भी होते थे, और कई बार औरतें होती थी तो उनके साथ उनके बच्चे भी जाते थे। तो इस दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी और नील, इनका जो, क्योंकि सब बागानी खेती थे, तो इनकी जो बढ़ती मांग है वो पूरा करना संभव हुआ। और फिर ये धीरे धीरे इनको फ्रांस के लोग धीरे धीरे इनको अपना घरेलू इस्तेमाल भी करने लग गए थे, घरेलू इस्तेमाल भी। तो ये बोर्दे और नान्ते बंदरगाह जो फ्रांस का है, वो दास व्यापार के लिए खूब एक फलता फूलता शहर बन गया, बंबई की तरह, बंबई और कलकत्ता की तरह भारत में। क्योंकि यहाँ पर दासों को ही लाया जाता था, जहाज जाते थे, दासों को उतार कर लाते थे और फिर बेचते थे। ठीक है, तो यहाँ के जो मतलब ये जो पोर्ट है, यहाँ पर फिर धीरे धीरे इस पोर्ट के आसपास पेइंग कैपेसिटी बढ़ी तो फिर वहां पर बड़ी बड़ी दुकान है। भाई जहां पर आखिर किसी गांव में जाकर कोई मॉल क्यों नहीं खुलता?
अगर जाकर आपकी गांव के पास कोई मॉल बना दे तो क्या वो मॉल चलेगा? गांव के लोग उसमें कुछ खरीदेंगे नहीं, उनको तो बहुत महंगा लगेगा वो। तो ये शहर में ही बनते हैं। तो शहर में, क्योंकि शहर में पेइंग कैपेसिटी है, वो भी छोटे शहर में नहीं, बड़े शहरों में ये मॉल्स बनते हैं। तो जैसे जैसे समृद्धि आती है, पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है, खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे वो नगर समृद्ध बनता चला जाता है। तो 18वीं सदी में ज्यादा निंदा नहीं हुई, ठीक है। और जो नेशनल असेंबली थी उसने दास व्यापारियों के डर से कोई कानून पारित नहीं किया। लेकिन जब जैकोबिनों का शासन आया तो उसने ऐसे इनकी मुक्ति के लिए कानून पारित कर दिया। तो देखो, जैकोबिन गलत नहीं सोचते थे, सिर्फ तरीका गलत था रॉबेस्पियर का। मुझे हमेशा जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है, तो कभी भी जैकोबिनों पर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कंक्लूजन में जरूर लिखना कि तरीका गलत नहीं था, उनकी सोच गलत नहीं थी, तरीका गलत था। तो उसने कानून पारित कर दिया, लेकिन व्यापारियों के दबाव में बहुत कम दिनों तक ही ये लागू रहा, क्योंकि नेपोलियन जिसका बड़े सम्भ्रांत लोगों से संबंध था, उसने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी थी, नेपोलियन ने, क्योंकि वो बड़े लोगों को नहीं नाराज करना चाहता था। तो इस तरह से उन लोगों को अपना, एक तरह से बागान मालिकों को स्वतंत्रता मिल गई। ये अंतिम रूप से 1848, ठीक है, अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया फ्रांसीसी उपनिवेशों से, 1848 में। तो इस तरह से दास प्रथा पर भी, ठीक है, नेपोलियन ने दोबारा लागू कर दिया, लेकिन एक तरह से कानून पारित करके इन लोगों ने ये जता दिया कि दास प्रथा ये सही नहीं है। इसीलिए फ्रांसीसी और अमेरिकी, जबकि दोनों के पीरियड में बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी दोनों को साथ में लिया जाता है, दोनों का नाम साथ में लिया जाता है। और आपको जो है ये बताया जाता है कि नहीं, इन दोनों क्रांतियों ने प्रभाव डाला, ठीक है। तो चलिए फिर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को कई दिनों से मैं घोषणा कर रही हूँ, आप लोग काफी दिनों से मैं कोर्स लॉन्च करने की कोशिश कर रही हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन ये एकदम कंफर्म डेट है। और आप लोग हंसिएगा मत, 10 दिसंबर एकदम कंफर्म डेट है, और इस दिन से हिस्ट्री का बैच शुरू हो जाएगा। कुछ टेक्निकल चेंजेस हो रही हैं अनअकैडमी में, जिसकी वजह से कोर्स लॉन्च होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो हिस्ट्री तो शुरू हो रहा है आपका, और ये जो समाजशास्त्र है इसका अभी मैं कंफर्म डेट आपको नहीं दे रही हूँ, बस जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन मैं आपको बताऊंगी। तो इसका अभी कंफर्म डेट नहीं है मेरे पास, पर किसी भी तरह से ये दिसंबर में शुरू हो जाएगा सोशियोलॉजी का, जिसमें मैं एनसीईआरटी का पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का एनसीईआरटी कोर्स कंप्लीट है, जिसको मैंने काफ़ी इंटरेस्ट के साथ, और काफ़ी इंटरेस्ट तो मेरा हर सब्जेक्ट में रहता है, आप ये कह लीजिए कि काफ़ी विस्तार के साथ मैंने इसको कवर किया है। तो आप देख सकते हैं, अनअकैडमी पर जाकर पढ़ नहीं सकते बिना सब्सक्राइब किए, पर आप देख सकते हैं इसको। तो ये पूरा मैंने कवर कर दिया, जिसमें 11th और 12th दोनों की एनसीईआरटी मैंने कवर कर दिया है। तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी आप ले लीजिए, जब तक एनसीईआरटी खत्म करेंगे तब तक ये कोर्स शुरू हो जाएगा। तो ये दिसंबर में शुरू हो जाएगा किसी भी तरह। तो आप अभी एनसीईआरटी पढ़िए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, बिना एनसीईआरटी पढ़े आगे का समझ में नहीं आएगा आपको। है तो सोशियोलॉजी बहुत ही इजी सब्जेक्ट, आसान विषय है ये, लेकिन थोड़ी सी इसके टर्मिनोलॉजीज को समझने के लिए, इसके मूड को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और ये एनसीईआरटी आपके लिए आसान कर देता है। जैसे ही एनसीईआरटी पढ़ते हो सोशियोलॉजी समझ में आने लग जाती है। तो जितनी भी सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, मैं उन सब के लिए ये बात कह रही हूँ।
और बाकी जीएस के लिए बैच चल रहा है। जो स्टाइल है मेरा, सबसे पहले एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। तो नींव मजबूत करने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी के सारे टर्म्स में नोट करा देती हूँ, जितने एनसीईआरटी में टर्मिनोलॉजीज होती हैं। देखो, जो एनसीईआरटी में है वही आगे हम स्टैंडर्ड बुक में भी चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, लेकिन कुछ एनसीईआरटी में टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उन सभी टर्मिनोलॉजीज को मैं नोट करा देती हूँ। तो मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ बिल्कुल। और इसमें मैं जो फैक्ट्स होते हैं उनको अंडरलाइन करा देती हूँ। मुख्य परीक्षा ही आपका परीक्षा है। प्रीलिम्स छटनी है, बार बार मैं कहती हूँ, लेकिन प्रीलिम्स को भी क्लियर करना जरूरी है। प्रीलिम्स में जो दोनों पेपर है, सीसेट और जीएस, दोनों जरूरी है। इस बार बहुत सारे मेरे जानने वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीसेट तो क्लियर, जीएस में तो 104 106 नंबर लेकर आए, लेकिन सीसेट में फेल हो गए, जो कि क्वालिफाइंग है। तो आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसको इजी मत लो, और सीसेट पर भी उतना ही ध्यान दो। तो इसमें आप 5 साल का पेपर लगाओ, और जहां जहां पर डिफिकल्टी आती है उस एरिया पर थोड़ा काम करो, तो आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो आप मुख्य परीक्षा जो कि 1750 नंबर का होता है, तो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, यही दोनों मिलकर आपका सिलेक्शन होता है, जिसमें मुख्य परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसमें पास नहीं होगे तो इंटरव्यू का ही कॉल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो हायरार्की है कि प्रीलिम्स में पास हुए तो मेंस दोगे, मेंस में पास हुए तो इंटरव्यू देते हो, पर मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये। तो जो चैप्टर वाइज आप पढ़ेंगे, तो चैप्टर वाइज पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए आपको पढ़ना है। नोट्स अपने सेल्फ नोट बनाना है, और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं नोट्स चेक करती हूँ, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ चल रही है चैप्टर वाइज। लिखने से स्टूडेंट डरते हैं, लेकिन मैं उनको फोर्सफुली लिखवाती हूँ, तो ये साथ साथ चल रही है। हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, ये बैच तो मेरा है ही अनअकैडमी पर। हिस्ट्री में आपका पूरा जो है रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हो, और ये 10 दिसंबर से नया बैच शुरू हो ही जाएगा। तो रिंकू लाइव कोड है, मेरे इस कोड के साथ आप आते हैं तो बेनिफिट ये है कि मैं किसी भी अपने एक स्टूडेंट को भूलती नहीं हूँ जो मेरे कोड के साथ आते हैं, और सबसे मैं जुड़ी रहूं, सबको याद रखूं, इसके लिए मैंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है। और उनको हर तरह से कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स कैसे बनाना है, और कैसे याद करना है, उसको आंसर में कैसे प्रेजेंट करना है, प्रीलिम्स के लिए कैसे नोट्स बनाएं और मेंस के लिए कैसे बनाएं, ये सारा। और आंसर, सबसे इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग, ये सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगी और कर रही हूं। तो यहां पर आपको मुझे कांटेक्ट करना है। कॉल मत मारना, मैसेज करना। टेलीग्राम कॉल मत किया करो, मैसेज करो। तो ये मेरा कोड है, इस कोड के साथ आप आते हो तो यही आपको फायदा है। जीएस पेपर 1 के लिए कोर्स शुरू हो चुका है। इसी तरह मैं आपको सभी पेपर, और जो नहीं मैं पढ़ाऊंगी वो किस टीचर से पढ़ना है, क्योंकि अनअकैडमी पर बहुत सारे टीचर्स हैं, तो सिर्फ मेरे से ही क्यों पढ़ना है आपको। तो और जो अच्छे टीचर्स हैं, जो बेस्ट तरीके से अपना वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वो किन से पढ़ना है मैं आपको बताऊंगी कि किन से पढ़ना है। ठीक है, जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री सोशियोलॉजी नहीं भी है, जो जिनका दूसरा ऑप्शनल है, जिनका दूसरा ऑप्शनल है, वो भी अगर जीएस और ऑप्शनल दोनों का कोर्स लेते हैं तो मैं आपको वहां पर गाइड करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं फिर, बाय बाय।